जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसके प्रति आप सीरियस हैं, कहने का मतलब आप उसमें 100% सफलता चाहते हैं, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हम कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े जितनी भी चीज़ें होती है उसका डिस्कशन करते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि एनसीईआरटी बुक का ये स्टडी करना, या फिर लुसेंट ऑब्जेक्टिव हो गया या सब्जेक्टिव हो गया, इन सब चीज़ों की यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग जैसे कि पहले लुसेंट ऑब्जेक्टिव पॉलिटी सब्जेक्ट को हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, और अभी जो इस वीडियो में हम लोग करेंगे वो निर्वाचन आयोग से करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। जो तारकुंडे समिति है, इसका चुनाव व्यवस्था में आमूलचूल सुधार करने से इसका संबंध है। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। तो जो 1952 का वर्ष है, ये भारतीय इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन उसी समय हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। तो भारत की निर्वाचन पद्धति है, ये ब्रिटेन की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन, जनता द्वारा प्रतिनिधि का चुनना, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है। तो जो रिटर्निंग अधिकारी होता है, वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम का घोषणा करता है, ये क्या होता है, रिटर्निंग अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान अनुच्छेद 324 में किया गया है। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेवारी किसकी है। तो निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेवारी निर्वाचन आयोग की है। निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वे एक संवैधानिक संस्थान है। यानी कि जितने भी संस्थान जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सभी संवैधानिक, यानी इनका उल्लेख संविधान में किया गया है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है। तो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख मुख्य निर्वाचक आयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। संसद द्वारा निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये जो अधिनियम था, ये 1994 में पारित हुआ था। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों की मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1989 में। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो इसका सही आंसर है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है। तो इसका सही आंसर है, निर्वाचन आयोग। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। तो ये अधिकार चुनाव आयोग का है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है। तो इसका सही आंसर है, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव और लोकसभा का चुनाव, यानी कि इनमें से सभी को ये करती है। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य, यानी भारत के निर्वाचन आयोग के कौन कौन से कार्य हैं। तो संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना, तो ये एकदम सही है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना, ये भी सही है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, ऐसा ये क्या है, नहीं है, ये गलत है। ये निर्वाचन आयोग का काम नहीं है, ये तो राज्यपाल का काम होता है। अगला है, निर्वाचन सूची तैयार कराने के लिए कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना, तो एकदम सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, उपचुनाव कराया जाता है। तो जो उपचुनाव होता है, ये कभी भी कराया जा सकता है, यानी कि अगर उस क्षेत्र से
वहाँ के जो कैंडिडेट हैं या जो जीते हुए थे, अगर उनका किसी कारणवश निधन हो जाता है या फिर वो पदच्युत कर दिया जाते हैं, तो वहाँ पे उपचुनाव कराया जाता है बचे हुए समय के लिए। मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो जो मध्यावधि चुनाव होता है, समय के पूर्ण होने से पहले जब लोकसभा भंग हो जाए तो मध्यावधि चुनाव कराया जाता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए थे, यानी स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम आम चुनाव हुए थे वो 1952 में हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1889 में। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो भारत में पहली बार महिलाओं को 1926 में मताधिकार प्राप्त हुआ, यानी कि उससे पहले महिलाओं को मत देने यानी वोट करने का अधिकार नहीं था। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु क्या है? तो इसका सही आंसर है 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष पार कर लेने के बाद वो वोट देने का अधिकारी हो जाता है। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ये कब किया गया? तो ये 1989 में किया गया। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में अभी मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला है, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मतदान समाप्त होने से 48 घंटा पहले वहाँ पे चुनाव प्रचार करना प्रतिबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति देखते हैं इसके ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता है, ये गलत है। एक व्यक्ति एक से अधिक मतदाता निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ सकता है। जैसे ऐसे बहुत बार देखा गया है, मोदी जी भी या फिर राहुल गांधी या ऐसे बहुत से नेता हैं जो एक बार में 2 क्षेत्रों से चुनाव लड़ते हैं। दूसरा है, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो 2 से अधिक, हाँ 2 क्षेत्रों में लड़ सकते हैं, उससे अधिक में नहीं लड़ सकते हैं। तो ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? तो इसका सही आंसर है 7 दिनों के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है, यानी कथन और कारण दिया गया है, देखना। मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक प्रस्तावों के बिना नहीं हटाया जा सकता है, एकदम सही है। और मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब कि जो कथन है और कारण है दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रही है। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो मुख्य निर्वाचन आयोग को प्रति माह 2.5 लाख वेतन मिलता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो अन्य जो निर्वाचक होते हैं उनका जो वेतन है वो 2,25,000 है। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है। तो मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है, यानी जो पहले पूर्ण हो जाती है उसके हिसाब से वो रहते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है, जो अन्य निर्वाचक होते हैं ये 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो जाता है तो इनके लिए वो लागू होता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं। तो जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। जो चुनाव आयोग है ये कौन कौन सी कार्य करती है, इस पर क्या करना है? विचार करना है। तो स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन एवं संचालन, एकदम सही। सांसद राज्यों की विधायिकाओं, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों की निर्वाचक नामावली तैयार करती है, ये भी सही है। चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना, तो ये सही है। यानी कि ये जो चुनाव आयोग होता है इसका ये काम के अंदर आता है। चुनाव विवादों में अंतिम निर्णय की उद्घोषणा करना, ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट का काम है या वहाँ की हाई कोर्ट का, ये क्या है? चुनाव आयोग का काम नहीं होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, और ये है ऑप्शन ए में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले इसमें से जितने भी कथन है उसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो इसके कथन को हम लोग देखते हैं। पहला कथन है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है परंतु मिलने का वेतन असमान है। ये क्या है? गलत है, ऐसा नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है, ये क्या है? एकदम सही है।
मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तौर तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारणों से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 यहाँ पे क्या हुआ, सही हुआ। आगे देखते हैं चौथा। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्षों अथवा उसके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक दिन तक जो भी पहले हो होता है। ऐसा नहीं है, ये क्या है, गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 और 3 क्या था, सही था, बाकी गलत था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। तो दिनेश गोस्वामी जो समिति थी, इन्होंने सिफारिश की थी कि लोकसभा चुनाव के लिए सरकारी निधियन की दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था निर्वाचन सुधारों से, यानी कि निर्वाचन में क्या क्या सुधार होने चाहिए, इससे इनका क्या था, ताल्लुक था। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में क्या क्या सही है, उसको चलिए पहले कथन हम लोग पढ़ते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही। इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पदच्युत किया जा सकता है, तो एक भी क्या है, एक बिल्कुल सही है। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल सदस्यों का चुनाव करता है, एकदम सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि ये 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष होता है। इसमें जो पहले पूर्ण हो जाता है उसके अकॉर्डिंग उनकी कार्यकाल रहती है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, इनको पदच्युत किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। तो चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ये चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है, ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य है। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसके कौन कौन से कार्य हैं, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों का निर्वाचन कराना, ये नहीं है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उनका निर्वाचन नहीं होता है, वो उपस्थित सदस्यों में से ही किसी को चुना जाता है। नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए चुनाव कराना, ये भी नहीं है। निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों को विवाद का निपटारा करना, ये भी नहीं, यानी इसमें से कोई भी निर्वाचन आयोग का काम नहीं है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणालियाँ स्वीकृत की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, एकदम सही है। एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, तो ये भी यूज किया जाता है, ये भी क्या है, सही है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, तो एकदम ये भी सही है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संसदीय मत प्रणाली, ये क्या है, नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं है संसदीय निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली, यानी कि इसमें सही हो जाएगा 1, 2 और 3, और ये ऑप्शन सी में उपस्थित है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है। तो इसका सही आंसर है निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, यानी कथन और कारण दिए गए, देखना है कि कौन सा सही है कौन गलत है। कथन है, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियाँ एक स्वतंत्र इकाई निर्वाचन आयोग को दी गई है, एकदम सही है। निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास होते हैं, ये क्या एकदम गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही है, परंतु आर क्या है इसका गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है। तो जो निर्वाचन आयोग का काम नहीं है, ये चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, ये काम नहीं है। चिन्हों का आवंटन करना है, निर्वाचन तारीख का तय करना, ये भी है। चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, ये भी क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं है। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसके पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसको आयुक्त करना और उसको पदच्युत करना, ये राष्ट्रपति का काम है या फिर उसके अधिकार क्षेत्र में है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है, तो ये कौन करता है निश्चित, तो ये संविधान के द्वारा निश्चित किया जाता है, यानी कि संविधान में उपबंधित है कि उसका कार्यकाल कितना होगा, ये सब चीज़ें। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से क्या भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों और शक्तियों के अधीन नहीं है? यानी कि कौन से जो है कार्य और शक्ति है जो निर्वाचन आयोग के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग को उसे सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्त करना, ये उसके मतलब कि कार्य क्षेत्र में अधीन नहीं आता है, यानी कि वो अपने से किसी चीज़ को नियुक्त नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है भारत में निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का निर्वाचन आयोग को। अगला प्रश्न है ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब प्रारंभ हुआ? तो ईवीएम का जो प्रयोग होता है भारतीय चुनाव में ये 1998 से शुरू हुआ है। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो भारत के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रामा देवी थी। राज्यों में पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो जो पंचायतों का चुनाव होता है ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। अगला प्रश्न है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। तो इससे जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं चलिए उसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका जो विस्तृत उल्लेख किया गया है ये 7वीं सूची में किया गया। भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है? यानी जो 3 सूचियां हैं इसका व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है सरकारीय आयोग की सिफारिश का संबंध है। तो सरकारीय आयोग की सिफारिश का संबंध है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु के द्वारा गठित की गई थी। अगला प्रश्न है सरकारीय आयोग संबंधित है। तो जो सरकारीय आयोग है ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है 3 सूचियों के द्वारा किए गए हैं। अगला प्रश्न है केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 245 और 246। संघ और राज्यों के विधायी संबंध का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो इसका सही आंसर है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर किया जाता है, यानी इनमें से सभी सही है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार हैं। तो जो अवशिष्ट अधिकार हैं ये केंद्र के पास सुरक्षित रहता है। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है? तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं ये संघीय संसद को सौंपी गई है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो कार्य इन सूचियों में वर्णित नहीं है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो इसका सही आंसर है संघ के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का जो अधिकार है आपको ये इनमें से किसी, यानी कि संघ राज्य और संघ राज्य दोनों, जो अवशिष्ट है ये संघ को क्या है इसको अधिकार दिया गया है। यानी कि संघ सूची पे तो संघ बनाती है, राज्य सूची पे राज्य सरकार बनाती है, और जो ये अवशिष्ट है इस पे संघ का ही अधिकार क्षेत्र रहता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो संघ सूची के विषय पर विधि निर्माण अनन्य अधिकार संसद को प्राप्त है, एकदम सही है। राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण अनन्य अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, एकदम सही। समवर्ती सूची के विषय पर संसद तथा विधानमंडल दोनों को ही विधि निर्माण का अधिकार है, तो ये सही है। और अवशिष्ट सूची पे केंद्र सरकार का रहता है, यानी कि संघ का रहता है। तो उपयुक्त इसमें से क्या है? सभी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय के संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो तो संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिभाषी होगा। ये क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में बना सकती है, 2 या अधिक राज्यों की सहमति से कर सकती है, अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते लागू कर सकती है, राज्य के संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में कर सकती है। यानी उपयुक्त क्या है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं। यानी कोई भी संघ विदेश से कोई ऋण नहीं ले सकता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण नहीं ले सकता है बिना केंद्र सरकार के अनुमति के। अगला प्रश्न है, सरकारीय आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? तो जो सरकारीय आयोग का गठन हुआ था ये केंद्र राज्य संबंध की जो संबंध है इसके लिए इसका स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारीय आयोग का गठन कब हुआ था? तो सरकारीय आयोग का गठन 1983 में किया गया था। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को, तो भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट अधिकार है ये संघीय सरकार को दिया गया है। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिनियम बनाने का अधिकार समवर्ती सूची पे राज्य और संघ दोनों का है, लेकिन जब दोनों में टकराव हो तो संघ को प्रधानता यानी कि प्रमुखता दी जाती है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? तो इसका सही आंसर है संघीय सूची को। उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य या फिर समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो कौन विधि निर्माण कर सकता है? तो इसका सही आंसर है केवल संसद कर सकता है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी है? तो अब उनकी संख्या 99 यानी 99 हो गई है। 99 सब 100 हो गई है। ठीक है। मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व को 66 विषय राज्य सूची में है, अब उनकी संख्या कितनी हो गई है? तो इसका सही आंसर है 61 हो गई है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अब यह संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या अब 52 हो गई है। पंचायती राज विषय है, तो जो पंचायती राज विषय है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार डैश के अंतर्गत आते हैं, तो जो भूमि सुधार हैं ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन विषय है, तो जो आर्थिक नियोजन है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो जो शिक्षा है ये समवर्ती सूची में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो संघ सूची में इसमें से गैस का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो राज्य सूची में रेलवे पुलिस का उल्लेख किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो संघ सूची के अंतर्गत जनगणना को समाविष्ट किया गया है। निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा को लाया गया। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? तो इसमें राज्य सूची में सुरक्षा को नहीं रखा गया, सुरक्षा को ये संघ सूची में रखा गया है। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है, तो सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? तो इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा के शामिल किया गया। भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो वन समवर्ती सूची में एकदम सही है। स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची ये नहीं है, ये समवर्ती सूची में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो समवर्ती सूची का विषय लोक स्वास्थ्य नहीं है, ये संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो राज्य सूची में रेलवे पुलिस को रखा गया है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नाप तौल किस सूची में स्थानांतरण इसका कर दिया गया? तो इसका सही आंसर है राज्य सूची से समवर्ती सूची में इसका स्थानांतरण कर दिया गया। विवाह, संविध श्रम, कल्याण, आर्थिक और सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक तार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखा गया है? तो इसका सही आंसर है संघ सूची में रखा गया है।
अगला प्रश्न है, पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? तो इसका सही आंसर है राज्य सूची में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा को रखा गया है। अगला प्रश्न है, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है। तो राज्य सूची से हटाकर वन को समवर्ती सूची में लाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? तो जन्म एवं मृत्यु जो पंजीकरण है ये राज्य सूची का विषय नहीं है, संघ सूची का विषय है। तो इसमें से कौन है जो संघ सूची का है? तो सीमा कर संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सूची का विषय न्याय है। समवर्ती सूची का विषय है। तो समवर्ती सूची का विषय विवाह और विवाह विच्छेद, यानी कि विवाह और तलाक क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। तो समवर्ती सूची में जोड़ा गया जनसंख्या नियंत्रण। अगला प्रश्न है, संघ सूची का विषय नहीं है। तो संघ सूची का विषय पुलिस नहीं है। राज्य सूची का विषय नहीं है। तो राज्य सूची का विषय सीमा कर नहीं है, ये संघ सूची का विषय है। कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। तो यानी किस सूची में ये सूचीबद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सूची में सूचीबद्ध है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। इसका सही आंसर है बिना किसी राज्य की सहमति से कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? तो समवर्ती सूची में श्रम कल्याण को रखा गया है। संविधान के किस राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? तो संविधान के राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीमा। बीमा क्या है? संघ सूची में। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूचियों में दिया गया है। संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा अस्पताल में औषधालय किस सूची में आते हैं? तो इसका सही आंसर है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो जो भारत में केंद्र राज्य संबंध है ये संवैधानिक प्रावधानों, परंपराओं और व्यवहारों, न्यायिक व्याख्याओं और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर ये क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। इस प्रकार इसका सभी सही है, चारों क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन समवर्ती सूची में एकदम सही है। डाक बचत बैंक संघीय सूची एकदम सही है। शेयर बाजार समवर्ती सूची में ये नहीं है, ये संघ सूची में। जन स्वास्थ्य राज्य सूची में ये सही है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु बना सकती है, संबंधित राज्य की सहमति से भी बना सकती है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में बना सकती है, यानी कि इस अवस्था में वो राज्य सूची पे संघ कानून बना सकती है। राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दे तब उस समय राज्य सूची पे संघ क्या करती है? कानून बना सकती है। यानी इस प्रकार इसमें क्या है? चारों सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। तो अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है वो अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, उन सभी को अवशिष्ट सूचियों में रख दिया गया है। जैसे उस समय जब संविधान बन रहा था तो उस समय जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हो गए या फिर ये यूट्यूब या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उस समय इंट्रोड्यूस अभी नहीं हुआ था, तो उस पर कानून नहीं बनाए गए थे। लेकिन हाल फिलहाल में जब इन पे कानून बना तो इन सभी चीज़ों को अवशिष्ट सूची में रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध के विवाद का एक कारण रहा है। तो केंद्र राज्य संबंध का जो विवाद है इसका एक कारण रहा है राज्यपाल का पद, यानी कि राज्यपाल का पद ऐसा माना जाता है कि ये केंद्र का एजेंट के रूप में काम करता है और राज्यों को लगता है कि ये केंद्र के द्वारा हम पे क्या किया जाता है? शासन, मतलब कि ये एजेंट रख करके अपने हिसाब से काम कराया जाता है। तो ये एक विवाद का पद हमेशा बना रहता है। अगला प्रश्न है, वेटिंग और जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है डैश के सूची में सूचीबद्ध है। यानी जो जुआ होता है या जो वेटिंग होता है ये किसके अंतर्गत रखा गया है? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट में आता है? तो जो रेलवे है ये केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है। व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में डैश सूची में सूचीबद्ध है। तो इसका सही आंसर है
समवर्ती सूची में व्यापार को रखा गया है। अगला टॉपिक है राजभाषा। तो अब राजभाषा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख मिलता है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है 343 और 343 से 351 तक। भारत की राजभाषा है, तो भारत की राजभाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है हिंदी को मान्यता प्राप्त है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 आई के तहत। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर है अनिश्चित काल के लिए। यानी कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय कहा गया कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा होगी, लेकिन अभी जो जितने भी कार्य होते हैं प्रशासकीय कार्य, उसमें इंग्लिश का उपयोग होता रहेगा जब तक कि सभी लोगों को हिंदी को सभी लोग को मतलब कि उसे अवगत न करा दिया जाए। लेकिन अभी भी इंग्लिश का ही उपयोग होते रहता है। अगला प्रश्न है, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही आंसर है राज्य विधान मंडल को। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है बांग्ला। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? तो इसका सही आंसर है उर्दू। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उर्दू को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया है? तो ये है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोजपुरी। यानी कि भोजपुरी अभी भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। डोगरी भाषा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? जो डोगरी है ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो ये 21वें संविधान के संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो ये 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। 1955 में गठित राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीजी खेर। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? तो ये अनुच्छेद 350A में कहा गया था। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो जो नागालैंड है वहाँ का आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया है? तो इसका सही आंसर है 92वां। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है राजस्थानी। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? तो इसका सही आंसर है अंग्रेजी। संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो यह है सिंधी भाषा को जोड़ी गई है। भाषा के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। 8वें परिशिष्ट का संबंध है, तो 8वें परिशिष्ट का संबंध भाषा से संबंधित है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है 22 भाषा को मिला हुआ है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? तो 2003 में जोड़ी गई थी संथाली भाषा को। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो ये है अंग्रेजी भाषा उल्लेखित नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं, मतलब कि इसमें एंड करते हैं। आगे जो जितने भी टॉपिक हैं अब उसको कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में कवर कर दें। तो आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। और
तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि हमको इससे मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप अपना पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।